कैपेसिटर्स की इस लेक्चर सीरीज में अब हम लास्ट सेगमेंट पे पहुंच गए। वो लास्ट सेगमेंट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड है, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। लेकिन कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज देखने से पहले हमें ये एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आखिर होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले जो हमारे यहाँ पे लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगी, उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर जो होगा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ही ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शंस प्री रिटन यहाँ पे लिए हुए हैं, पहले से लिख लिए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम लिखने में ना लगे। इसको हम समझते हुए चलेंगे यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें कुछ हद तक आपको ध्यान में भी रखनी पड़ेंगी यहाँ पर, जो भी ये जो मेन प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई है। तो जो फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी डाइलेक्ट्रिक के लिए कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ किया जाता है। बहुत बार आप देखोगे कि क्वेश्चंस में डाइलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक का सिंपली मतलब है नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए वर्ड यूज जो करते हैं जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल से किस तरीके से डिफरेंट होता है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे दो लाइनें लिखी हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इन दिस मटेरियल चार्जेस आर अटैच्ड टू स्पेसिफिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन मूव वेरी लिटिल। तो इनमें जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस बिल्कुल बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं एक तरीके से, ये ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। अगर उनका कोई मूवमेंट होता है तो मूवमेंट बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही कम इनका मूवमेंट होगा, यहाँ पे बिल्कुल अटैच रहेंगे न्यूक्लियस के साथ में। चार्जेस का मतलब जनरली आप इलेक्ट्रॉन्स को ही मान के चलो, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से न्यूक्लियस के साथ में टाइटली बाउंड है, अटैच्ड है। अगर उनका कोई मूवमेंट है तो मूवमेंट बहुत ही कम है। लेकिन कंडक्टर के जहां तक मैं बात करूं तो कंडक्टर में क्या होता है, इन कंडक्टर्स चार्जेस आर फ्री। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, और वो एक तरीके से पूरे लैटिस में फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उनका मूवमेंट फ्रीली पूरे लैटिस में हो सकता है। और यही रीज़न है कि कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं कंडक्टर्स। किसी इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये ऊपरी तौर पे यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में कुछ बातें हो गई। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है कि जैसे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, जो इस तरीके के मटेरियल्स हैं, दिस मटेरियल्स आर नॉन कंडक्टिंग, दिस आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम यहाँ पर ब्रॉडली टू पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, और जो भी हम मटेरियल्स यहाँ पर ले रहे हैं वो एक तरीके से उनमें कोई नेट चार्ज नहीं है, वो एक तरीके से न्यूट्रल टाइप के हैं। तो न्यूट्रल टाइप के ही मटेरियल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल को आप यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यू कैन क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स। वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन पोलर, नॉन पोलर, इस तरीके से यहाँ पे किया गया है इसका। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एक एक करके, इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग आई एम लुकिंग एट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो नॉन पोलर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो केमिस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ से भी आपको आइडिया होगा यहाँ पे। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं उनकी क्या खासियत है, तो इसमें यहाँ पर ये होता है कि इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल है मॉलिक्यूल से बना होता है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से बना होता है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में होता ये है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वो एक तरीके से कोइंसाइड कर जाता है। तो अगर ये कोइंसाइड कर गया तो दिस मॉलिक्यूल्स हैव नो डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट की बार बार बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जिनके बीच में कुछ गैप हो। तो चार्ज को गैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये मटेरियल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक होते हैं, इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रखा है कि एक टिपिकल डायग्राम बना रखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि बिल्कुल यहाँ पे सिमेट्री है। और सिमेट्री को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो सेंटर और जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो आपस में एक तरीके से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो आप इस मटेरियल को, ये जो मॉलिक्यूल दिखा रखा है, ये जो एटम यहाँ पे दिखा रखा है, इस मॉलिक्यूल या एटम को आप सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पर एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें प्लस और माइनस को एक साथ दिखाया गया है। अगर प्लस और माइनस को एक साथ दिखाया जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है। अगर कोई गैप नहीं है इसका मतलब यहाँ पर कोई डायपोल मोमेंट यहाँ पर इसका नहीं है। तो नॉन पोलर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका कोई डायपोल मोमेंट यहाँ पे होगा ही नहीं, इनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, समझने के हिसाब से, कि जो आप डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते थे, जब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है तो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें छोटे छोटे चार्ज के टुकड़े करने होते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि मैंने इसी का एक अलग डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ। तो सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक माइनस डी क्यू चार्ज ले लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर पे प्लस डी क्यू चार्ज ले लिया। इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट होगा वो डायपोल मोमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पर कंप्लीटली, तो आप देख सकते हो कि जो डायपोल मोमेंट है, जो डिफरेंट आप एलिमेंट्स लोगे, डायपोल मोमेंट यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो कुछ इस तरीके से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा और सिमेट्री की वजह से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये सब आपस में जो रेडियल वेक्टर्स दिख रहे हैं वो सारे रेडियल वेक्टर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर के इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो इन शॉर्ट नॉन पोलर का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कोई डायपोल मोमेंट यहाँ पर नहीं होगा। अब इसके बाद में बात करेंगे कि जब इस तरीके के मटेरियल को, ऐसे एटम मॉलिक्यूल को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उनके साथ क्या होता है। तो अगेन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन दिस मटेरियल्स आर केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल का मतलब है कि कोई दूसरा सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। देन पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आएगा तो वो चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, तो देन पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो देन पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट्स अलोंग ई एक्सटर्नल एंड नेगेटिव चार्ज शिफ्ट्स अपोजिट। मैंने यहाँ पे जो की वर्ड्स उनको हाईलाइट भी कर रखा है, उनको यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, स्लाइटली अपोजिट टू दी। ये वर्ड स्लाइटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसके भी अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं, उनको हम देखेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट जनरली बहुत ही कम होता है ये शिफ्ट। तो जैसे इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि पॉजिटिव चार्ज ये है और इसके चारों तरफ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चार्ज था यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चार्ज थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से डिस्टोर्ट होगा कि इधर वाला जो रीजन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इधर का जो रीजन है वहाँ पे क्लाउड थोड़ा वीक हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, इधर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम। तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर एक तरीके से बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे था वैसे नहीं होगा, वो सेंटर वाले पॉइंट से थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाएगा। पीछे का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन खिसक जाएगा यहाँ पर ये। तो ये जो क्लाउड है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है, और अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसा मॉलिक्यूल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नाउ सेपरेटेड। जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो एक तरीके से सेपरेट हो गए, और सेपरेट होते ही हम बोलेंगे यहाँ पर कि अब इनमें डायपोल मोमेंट आ गया होगा। लेकिन ये जो शिफ्टिंग यहाँ पे हो रही है, वो शिफ्टिंग यहाँ पे कब तक होती है? तो शिफ्टिंग जब हो रही है तो हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, सपोज लेट से पॉजिटिव चार्ज को मैंने लिया यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज पे ई एक्सटर्नल की वजह से फॉरवर्ड फोर्स लग रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे के डायग्राम में दिखा रखा है। तो नीचे का ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि पहले तो नेगेटिव चार्ज अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से
इस न्यूक्लियस पे एक तरीके से नेट फोर्स जीरो की तरह ही आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि सभी फोर्सेस जो हैं अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, फिर अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये अट्रैक्शन ये सारे अट्रैक्शन एक तरीके से कैंसिल हो गए। लेकिन क्योंकि अब एक साइड में ज़्यादा चार्ज इकट्ठे हो गए तो इन चार्जेस ने अब फोर्स इधर की तरफ इस पर लगाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये जो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, ये दो अपोजिंग फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पर, तो बैलेंस जब हो जाएंगे तो उस केस में हम बोलेंगे कि जितना शिफ्ट होना था उतना शिफ्ट यहाँ पर हो गया होगा। तो शिफ्टिंग तब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। तो हम किसी भी एक पे पॉजिटिव पे, बस मैंने यहाँ पे दिखा दिया, दिखाना मेरे को इजी लग रहा था इस पे, तो इस पे फोर्सेस दिखा दिए और ये फोर्सेस यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। एफ एक्सटर्नल इज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ नेगेटिव इज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज क्लाउड, इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाने चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। और ये प्लस माइनस सेपरेट हो गए, तो प्लस माइनस का जो सेपरेशन है वो एक तरीके से डाइपोल मोमेंट जनरेट करेगा। तो एक तरीके से अगर समरी इसकी देखी जाए तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि एक मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल में तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स ये सब होंगे यहाँ पे। तो अभी तो जस्ट हमने एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर लिया कि उसमें क्या हो रहा था, लेकिन कोई भी मटेरियल होगा तो मटेरियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ ही मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं बस सैंपल के तौर पे, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे और वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको रिप्रेजेंट मैंने ऐसे कर रखा है कि हर एक मॉलिक्यूल का प्लस माइनस एक ही जगह पर, हर एक मॉलिक्यूल का प्लस माइनस एक ही जगह पे। इसका मतलब कि कोई डाइपोल मोमेंट इसका था नहीं। लेकिन जब आप इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या होता है फिर, तो ये एक्सटर्नल आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और अभी हमने जस्ट देखा यहाँ पे कि अगर आप टुवर्ड्स राइट इस तरीके से अप्लाई करते हो तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स राइट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो हर एक जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल यहाँ पर अब कुछ इस तरीके से इनके नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस थोड़े सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट हो जाने का मतलब है कि इनका डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये जो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस मटेरियल को ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो इनिशियल सिचुएशन है यहाँ पे, इनिशियली जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑन नहीं किया गया था तो हर एक का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो था। तो अगर हर एक का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो है तो टोटल डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पर ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका कोई डाइपोल मोमेंट यहाँ पर नहीं है, डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पर जीरो इसका। लेकिन अब जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसमें हर एक का डाइपोल मोमेंट आ रहा है। जैसे मैं किसी एक का यहाँ पर अगर दिखाऊं तो लेट से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इसका डाइपोल मोमेंट इस तरीके के डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरीके के डायरेक्शन में है। तो सभी का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही है और इससे नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि P इज नाउ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो प्रोसेस इसके अंदर हो गया इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, कि जो मटेरियल है मटेरियल का पोलराइजेशन हो गया है। पहले उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, अब डाइपोल मोमेंट उसका जीरो नहीं है, तो मटेरियल गेट पोलराइज्ड। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस स्टेटमेंट, दिस मटेरियल इज नाउ पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब पहले डाइपोल मोमेंट नहीं था, अब डाइपोल मोमेंट आ गया है, तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और हम बोलते हैं कि मटेरियल पोलराइज्ड हो गया है, मटेरियल इज नाउ पोलराइज्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ये इफेक्ट पड़ा। अभी हम किसको स्टडी कर रहे हैं इसको भी हम माइंड में रखेंगे। दिस आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो हमने यहाँ पे प्रीवियस पेपर चलते हैं यहाँ पे, तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले इसका जो डाइपोल मोमेंट था वो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो था, अब डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नॉन जीरो है, तो हम बोलते हैं पोलराइज्ड हो गया यहाँ पर ये, और इसके पास में डाइपोल मोमेंट आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से डाइपोल मोमेंट आया है, एक डाइपोल बन गया। ये पहले डाइपोल नहीं था लेकिन अब यहाँ पर ये डाइपोल बन गया है। तो ऐसे डाइपोल को बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है कि ये इंड्यूस्ड किसके वजह से हुआ, तो हमने बाहर से कुछ ऐसा इफेक्ट लगा रखा था जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो गया। पहले कोई डाइपोल नहीं था, डाइपोल मोमेंट वाज जीरो, नाउ डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस काइंड ऑफ डाइपोल वी कॉल इट एज इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ पर अब
पहले जो मटेरियल था उस मटेरियल की कोई खास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं थी। पहले का मतलब है कि जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तब, तो जैसे ये मटेरियल, कोई इसकी खास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं रहेगी, इसका डायपोल मोमेंट वगैरह यहाँ पर जीरो है, प्लस और माइनस एक ही जगह पर है। तो प्लस और माइनस अगर एक ही जगह पे आ जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो सारे इफेक्ट कैंसिल कर लेंगे आपस में, क्योंकि ये प्लस अगर किसी पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये माइनस भी उसी लोकेशन पे रखा हुआ है, तो ये माइनस भी क्या करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट वगैरह सब जीरो हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल था, इस मटेरियल का कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट था ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ऐसा जो मटेरियल है, अब इस मटेरियल को मैंने फर्दर यहाँ पर इससे रिप्लेस किया है। कैसे रिप्लेस किया उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। और ये जो पूरा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक का, यही ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि इसमें जनरली कई सारे कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों को, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इट विल बी बेटर। इसमें होता है यहाँ पर यह कि जैसे ये जो प्लस और माइनस चार्जेस है, ये प्लस और माइनस चार्जेस ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पर होते हैं, इनके बीच में कोई खास गैप होता नहीं है। तो इस तरीके के ये जो पेयर्स यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं, ये जो पेयर्स यहाँ बन रहे हैं, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो पेयर्स यहाँ बनते चले जा रहे हैं, ये पेयर्स ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पे हैं। तो डायग्राम के लिए मैंने एक लाइन में तीन तीन ही दिखा रखे हैं, कितने भी आप दिखा दो सब में बात वही आएगी यहाँ पर। इस तरीके के पेयर्स यहाँ पर बनते चले जाएंगे, और ये जो पेयर्स होते हैं, ये पेयर्स अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। दिस पेयर्स कैंसिल देयर इफेक्ट्स। अगर ये पेयर अपने इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं, तो अब यहाँ पर जो सबसे लेफ्ट में जो माइनस चार्ज दिख रहा है आपको, जो सबसे लेफ्ट में यहाँ पर, इसको मैं अब अलग कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको अलग कर दिया यहाँ से, और उसके बाद में अब यहाँ पर इसको अलग कर दिया। जो सबसे लेफ्ट और राइट यानी कि बिल्कुल सरफेस पर जो आपको माइनस और प्लस दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में माइनस दिखाई दे रहा है, राइट में प्लस दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप उल्टा कर दो तो चार्जेस भी उल्टे हो जाएंगे, फिर लेफ्ट प्लस हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट माइनस। तो ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस को हम बोलते हैं दिस आर अनकम्पनसेटेड चार्जेस। एक चार्ज ये हो गया और एक दूसरा चार्ज ये हो गया। इन चार्जेस को वी कॉल इट एज अनकम्पनसेटेड चार्जेस, यानी इनका कोई कंपनसेशन नहीं है, ये कंपनसेट नहीं हो पाए, इनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हो पाया। तो प्लस माइनस जो नज़दीक नज़दीक थे, बिल्कुल आपस में टच कर रहे थे, एक ही लोकेशन पे थे, तो ये जो प्लस माइनस थे, इन प्लस माइनस का जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट हर जगह कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये जो माइनस और ये प्लस है यहाँ पर, इनका इफेक्ट यहाँ पर रहता है, तो इसको हम बोलते हैं अनकम्पनसेटेड चार्जेस। तो ये जो पूरी पिक्चर है, इस पिक्चर को आप रिप्लेस कर सकते हो थोड़ी और सिंपल पिक्चर के साथ में। तो वो सिंपल पिक्चर यहाँ पे लास्ट में बनाई गई है कि हमने एक मटेरियल दिया हुआ था जी, उस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद में फाइनली जो पिक्चर बन के तैयार हुई, जिससे हमें ज़्यादा मतलब है, वो ये पिक्चर है कि लेफ्ट में माइनस चार्ज एक तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, नेगेटिव चार्ज, और राइट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अभी भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि ना तो मटेरियल को बाहर से कोई चार्ज दिया गया है, ना इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ना इससे कोई इलेक्ट्रॉन लिया गया है। तो इट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल, जैसा न्यूट्रल पहले था अभी भी न्यूट्रल है। बस यहाँ पर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कुछ यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो गए, यहाँ पे इनको इंड्यूस चार्जेस बोल सकते हो, या इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है दैट इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। तो या तो आप इसको इंड्यूस चार्ज बोल दो, या आप इसको बाउंड चार्ज बोल दो। तो जितना इंड्यूस चार्ज नेगेटिव यहाँ पर है, उतना ही इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर है। जो बाउंड वर्ड है, बाउंड वर्ड का मतलब सिंपली यहाँ पर यह है कि ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, हमको पता है कि दिस इज नॉट कंडक्टिंग मटेरियल। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज या जो भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, वो इस मटेरियल में घूमने फिरने के लिए फ्री नहीं है, इट इज़ नॉट फ्री टू मूव अराउंड। तो ये फ्रीली मूवमेंट इनका नहीं हो सकता है, ये अपने अपने न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं बिल्कुल यहाँ पर। तो ये भी अपने अपने न्यूक्लियस से बंधे हुए चार्जेस हैं यहाँ पर सब जितने भी चार्जेस हैं वो अपने जो भी न्यूक्लियस है, जो भी उनका मॉलिक्यूल है, उससे वहाँ पर अटैच है, बंधे हुए हैं। दिस चार्जेस कैनॉट मूव, ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं, हल्का फुल्का डिस्प्लेसमेंट इनका यहाँ पर हो सकता है। और वही डिस्प्लेसमेंट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो प्लस माइनस यहाँ पे जनरेट हुए हैं, वो किस वजह से जनरेट हुए हैं कि ये प्लस माइनस जनरेट होने का रीजन ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है, उस स्लाइड डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्लस माइनस यहाँ पे जनरेट हुए हैं।
तो दिस चार्जेस आर नोन एज बाउंड चार्जेस। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कंडक्टिंग मटेरियल रखता, मैं डाइलेक्ट्रिक नहीं रखता, मैं डाइलेक्ट्रिक के बजाय, हमने पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई है, अगर मैं कंडक्टिंग मटेरियल रखता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में क्या हो जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बिल्कुल फटाफट अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं घूम फिर करके कि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करा देते हैं। वो सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो वहाँ पे बहुत ही फ्री मूवमेंट है और जैसे मर्जी वैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। ये जो चार्जेस हैं, दिस चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव, दिस चार्जेस आर बाउंड। अब किस सेंस में बाउंड है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया इसमें। अब यहाँ पर आप देखो, ई एक्सटर्नल हमने बाहर से लगाया हुआ था, और ये जो चार्जेस यहाँ पर है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, जैसे मैंने बोला कि ये अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अब दिखाएंगे यहाँ पर। तो जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे बाउंड या इंड्यूस चार्ज, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल के अपोजिट आ जाता है। तो आप देखो कि मटेरियल में दो तरीके के फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, वन इज ई एक्सटर्नल जो आपने बाहर से अप्लाई किया था, एंड वन इज ई इंड्यूस्ड, पोलराइजेशन की वजह से जो इंड्यूस्ड हुआ है। तो इसको ई इंड्यूस्ड भी लिखते हैं या फिर ईपी भी लिखा जाता है, ईपी और ई इंड्यूस्ड। ईपी जब लिखते हैं तो ईपी का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन हम लगा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। मटेरियल पोलराइज हो गया और उसके वजह से उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन या ई इंड्यूस्ड आने की वजह से हुआ क्या फर्क पड़ा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे यहाँ पर, या तो मैंने वेक्टर इक्वेशन लिखी है, जब मैंने यहाँ पर क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो ई एक्सटर्नल में से ई इंड्यूस्ड एक तरीके से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। तो मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था उसके कंपैरिजन में कम हो जाता है, और कम कौन करा रहा है यहाँ पे, कौन कमी ला रहा है इसमें? ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बाउंड चार्जेस यहाँ पर आ गए हैं, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस यहाँ पर आ गए हैं, तो ये तो फाइनली ये सारा मैकेनिज्म हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको जो फाइनल पिक्चर माइंड में रखनी है वो ये वाली है कि ठीक है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, फिर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद में फाइनली क्या हुआ वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फाइनली यहाँ पर हुआ, तो जो फाइनली यहाँ पर हुआ उसको हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इस तरह के चार्जेस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं मटेरियल में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और कम क्यों होती है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि उसके अपोजिट होता है, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस्ड करा देता है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बाद में अब नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि पोलर का अब हम यहाँ पे क्या मतलब निकालने वाले हैं। तो फटाफट इसको रीड कर लेते हैं। इन दिस मटेरियल्स द मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट। तो नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता था, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा। इस तरीके के डाइपोल मोमेंट को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, यानी कि वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी एक तरीके से हो गई कि इसके पास में इंटरनली डाइपोल मोमेंट होगा। जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स के पास में डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, एंड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के पास में ड्यू टू टेम्परेचर थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एजिटेशन होता है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं, एंड हेंस देयर डाइपोल मोमेंट आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे और उसकी वजह से उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी रैंडमली ओरिएंटेड होगा। मैंने नीचे डायग्राम में भी यहाँ पर एक बार दिखा रखा है, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस डायग्राम को आप देखो यहाँ पे, तो कोई भी मटेरियल है उसके कई सारे जो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में आप देखो कि ये रैंडमली ओरिएंटेड है। यहाँ पर इनमें माइनस और प्लस अपने अलग अलग होते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप यहाँ पर देखो तो एग्जांपल्स इसके जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उसके एग्जांपल, जैसे H2O हो गया, सपोज H2O। तो H2O में सभी को पता है कि O और H इस तरीके से कुछ होते हैं, और एक तरीके से कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा प्लस टाइप का चार्ज यहाँ पर होता है। और जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा और डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे एक डाइपोल मोमेंट ये हो गया,
और इस कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट यहाँ पर ये हो गया, और जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हो गया। तो मैं बहुत डिटेल में इसके ज्योमेट्री में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया मैंने बता दिया कि यहाँ पर इसमें डाइपोल मोमेंट यहाँ पर होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है सेपरेटेड हैं इसमें। तो उसी तरीके के सिस्टम्स मैंने यहाँ पर इसमें दिखा रखे हैं। तो इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, जैसे एरो से यहाँ पर दिखा दिया गया है सभी में, लेकिन सभी रैंडमली ओरिएंटेड है। तो हमेशा आप ध्यान रखो कि बहुत सारे अगर रैंडम वेक्टर्स हो, अ लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेक्टर्स, तो उनका समेशन हम यहाँ पर हमेशा जीरो मान के चलेंगे। ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी इस तरीके के कई स्टेटमेंट्स आते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स इतने सारे हैं, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो है, क्योंकि कई सारे वेक्टर्स हैं। अगर मेरे पास में एक ये वाला वेक्टर है डाइपोल मोमेंट का, तो मैं बोलूँगा कि ये वाला भी अवेलेबल होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। अगर कोई ये वाला अवेलेबल है तो मैं बोलूँगा कि ये वाला भी अवेलेबल है, जिसको कैंसिल कर देगा। तो जब बहुत सारे रैंडम वेक्टर्स होते हैं तो उनका समेशन हमेशा हम जीरो मान के चलेंगे। लेकिन वही जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो when such materials are kept in external electric field, then due to torque applied by electric field, तो ये सब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लग जाता है। उसका फार्मूला कुछ इस तरीके का होता है, P क्रॉस E। तो जो आप किसी डाइपोल को रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर टॉर्क लगता है। फार्मूला है जो होता है P क्रॉस E होता है। और ये जो टॉर्क लगता है, हमने बहुत डिटेल में पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको देखा हुआ है। ये टॉर्क हमेशा क्या चाहता है कि जो डाइपोल मोमेंट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट P है, और हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो P क्रॉस E के अकॉर्डिंग जो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये टॉर्क क्या करना चाहेगा, P पैरेलल टू E करना चाहेगा। तो हमेशा जो टॉर्क है वो ये करना चाहता है, P पैरेलल टू E। तो मटेरियल में भी यही होगा। जब आप मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, डायग्राम में भी एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि जो डाइपोल्स हैं, वो डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, ये चाहेगा, ये टेंडेंसी होगी। लेकिन एक दूसरा फोर्स भी है जो इसको अपोज कर रहा है। वो फोर्स यहाँ पर क्या, रैंडमनेस। तो जो दूसरा फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है वो है रैंडमनेस। रैंडमनेस किसकी वजह से जनरेट हो रही है यहाँ पे, थर्मल एनर्जी की वजह से। तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो रैंडमनेस है वो इसके साथ कंपटीशन में है। किसके साथ कंपटीशन में है, अलाइनमेंट ऑफ दिस डाइपोल्स। तो दिस टू थिंग्स आर इन कंपटीशन। तो देयर इज कंपटीशन बिटवीन टू। किन दो के बीच में कंपटीशन है, वन इज थर्मल एनर्जी, और इसके वजह से रैंडमनेस जनरेट हो रही है। ये रैंडमनेस को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, अपना ओरिएंटेशन चेंज करते रहेंगे। और दूसरा यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो बी पार्ट इज, यानी कि सेकेंड which is in competition with thermal energy is alignment tendency due to E external की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसके वजह से अलाइनमेंट टेंडेंसी यहाँ पर है। तो होता है यहाँ पर ये क्योंकि दोनों टेंडेंसी, अगर एक टेंडेंसी नहीं होती तो ये कम्प्लीटली अलाइन हो जाता। तो जो डायग्राम भी यहाँ पर बनाया गया है वो डायग्राम आप देखो, यहाँ पे कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं दिखाया गया, लेकिन ऐसा दिखाया गया है कि जो डाइपोल मोमेंट है उस डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट तो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ ही रहा है यहाँ पर एटलीस्ट। यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही रैंडम, जैसे ये है, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इधर की तरफ हो गया, एक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल ऊपर हो गया, एक डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल नीचे हो गया, तो ये किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे, थोड़ा इसमें कुछ रूल्स आ गए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं, कुछ ऑर्डर यहाँ पर आ गया है। कम्प्लीटली रैंडम अब यहाँ पर नहीं है। तो अगर ये कम्प्लीटली रैंडम नहीं है, देयर इज सम ऑर्डरनेस, देयर इज सम प्रिफरेंस ऑफ अलाइनमेंट। तो उस अलाइनमेंट की प्रिफरेंस की वजह से देयर विल बी सम डाइपोल मोमेंट नाउ। अब कुछ डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जरूर होगा इसका, अब जीरो नहीं होगा ये।
तो डायपोल मोमेंट हियर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो अब मैकेनिज़्म थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। इससे पहले जो मैकेनिज़्म था नॉन पोलर के लिए, तो वहाँ तो ये था कि डायपोल मोमेंट था ही नहीं, डायपोल मोमेंट वहाँ पर इंड्यूस कराया गया। और वो इंड्यूस कैसे हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो गए। लेकिन अब जो केस यहाँ पर दिया गया, इसमें डायपोल बना बनाया था, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स थे उन मॉलिक्यूल्स के पास में डायपोल मोमेंट अपना था, अपना, उसी को इंट्रिंसिक बोल देते हैं, जैसे ऊपर वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है इंट्रिंसिक। तो अपना उनके पास में डायपोल मोमेंट था, लेकिन रैंडम थे। रैंडम होने की वजह से सब अपना इफेक्ट कैंसिल करा देते थे, तो नेट वाज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको थोड़ा सीधा किया, अपने डायरेक्शन में यहाँ पर लाने की कोशिश करी, उसके वजह से नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर जनरेट हो गया। अब डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो नहीं है। इसको भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिक्चराइज कर सकते हैं अपने माइंड में। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके की पिक्चर लेके चल सकते हैं कि जैसे हमने नॉन पोलर के लिए भी काम किया था, इसके लिए भी हम कुछ इस तरह काम कर सकते हैं कि अगर कुछ इस तरीके का एक मटेरियल है, इस मटेरियल में सपोज़ अगल बगल में यहाँ पर ये डायपोल्स इस तरीके से रखे हैं, बहुत सारे तो नहीं बना पाएंगे, थोड़े से बना के एक बार देख लेते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया है तो उसके अकॉर्डिंगली ये माइनस प्लस इस तरीके से आते जाएंगे। अलाइनमेंट कभी भी कंप्लीट होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमेशा कंपटीशन में थर्मल एनर्जी की वजह से जो रैंडमनेस है वो रहता है। तो अलाइनमेंट डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहे हो। आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे अलाइनमेंट उतना ज़्यादा होगा, जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलाइनमेंट उतना ही वीक रहेगा। यहाँ पर भी आप ये देखो कि कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड चार्जेस का यहाँ पे फंडा यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे ये प्लस माइनस बिल्कुल एक ही जगह होते हैं, भले डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि प्लस माइनस अलग अलग हैं, लेकिन ये प्लस माइनस करीब करीब एक ही लोकेशन पे रहते हैं, तो इनके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरीके से ये प्लस माइनस, इनके इफेक्ट भी कैंसिल हो जाते हैं और अल्टीमेटली अनकम्पनसेटेड चार्जेस इधर वाले और इधर वाले यहाँ पर बच जाते हैं। और इन अनकम्पनसेटेड चार्जेस की पिक्चर आप फाइनली यहाँ पर जैसे प्रीवियसली ड्रॉ की गई थी एग्जैक्टली वैसी पिक्चर यहाँ पर भी इसके लिए बना सकते हैं। द पिक्चर इज फाइनली द सेम, whatever be the mechanism, the final picture is same, here negative charge, here positive charge। और वैसे मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। पूरा डायग्राम अगर आप दिखाओगे तो कुछ इस तरीके का फेस आप दिखा सकते हो। उस पूरे फेस पे एक तरीके से ये पॉजिटिव टाइप का चार्ज हो जाएगा और इधर जो पूरा फेस यहाँ पर इसका बन रहा है, इस पूरे फेस पे एक तरीके से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पर। तो एक तरीके से एक सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। बल्क में कोई चार्ज डेंसिटी यहाँ पर नहीं होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर इसमें क्रिएट हो जा रही है। बल्क में कब क्रिएट होती है कब नहीं होती है उसको अभी देख लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखो कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्रिएट हो ही रही है। तो जो अब तक हमने यहाँ पढ़ा है उससे कंक्लूजन क्या है? अब तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है आखिर में डाइलेक्ट्रिक, वो देख लिया। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर। जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भले ही पोलर हो या नॉन पोलर हो, किसी भी तरीके का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, अब हमें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो है किस टाइप का। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इट इज़ एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप लो यहाँ पर, और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अप्लाई ई एक्सटर्नल, अगर आपने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो फाइनल पिक्चर होगी वो फाइनल पिक्चर कुछ इस तरीके की यहाँ पर रहेगी। अगर ये ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन है तो फाइनल पिक्चर विल बी दिस, माइनस माइनस कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा और ये प्लस प्लस यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। ये चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, इट डजेंट मैटर, इट कैन बी नॉन पोलर और इट कैन बी पोलर। मैकेनिज्म दोनों में डिफरेंट होंगे। नॉन पोलर के लिए एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और इंड्यूस्ड डाइपोल आता है, डिस्प्लेसमेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको समटाइम्स हम बोल देते हैं स्ट्रेचिंग, कुछ स्ट्रेच हो गया यहाँ पर, ठीक है। और जो पोलर होता है उसमें एक तरीके से टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर रहता है, टर्निंग या रोटेशन इफेक्ट यहाँ पर रहता है, तो इसमें एक तरीके से रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट रहता है। टर्निंग इफेक्ट से यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है
और जो नॉन पोलर होता है उसमें स्ट्रेचिंग इफेक्ट या डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, उसके वजह से वहाँ पर डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। तो ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसको अगर आपने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है यहाँ पर, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर पिक्चर बनेगी वो पिक्चर इसी टाइप की होगी। उसका मैकेनिज्म चाहे कुछ भी हो, चाहे वो नॉन पोलर के थ्रू हो चाहे पोलर के थ्रू हो, फाइनली दिस इज़ द पिक्चर। और इस पिक्चर में यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हमारे क्लियर हैं कि दिस इज़ नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, दिस इज़ पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, या फिर आप यहाँ पर -QB या +QB भी यूज़ कर सकते हो। B स्टैंड्स फॉर बाउंड चार्जेस। बाउंड वगैरह का क्या मतलब है वो सब हमने यहाँ पर इसमें देख लिया है। कई बार इसको QP भी बोला जाता है। P अगर लिख रहे हैं तो P का मतलब हो गया पोलराइजेशन। चार्ज यहाँ पर जनरेट हो गया है, चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो E एक्सटर्नल हमने बाहर से लगाया था, E इंड्यूस्ड मटेरियल ने अपना प्रोड्यूस कर लिया, या EP बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि E इंड्यूस जो है वो E एक्सटर्नल से कम होता है। अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो उस केस में E एक्सटर्नल और E इंड्यूस बराबर हो जाते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो कंडक्टर मटेरियल क्या होता है कि अपने चार्जेस को फटाफट इधर से मोबाइल करा सकता है, इधर उधर मूव करा सकता है, फटाफट वो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करा देता है। उसमें इतनी एक तरीके से ताकत है या उसकी एबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे उतनी एबिलिटी इस मटेरियल के पास में नहीं है। ये मटेरियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम तो करा रहा है लेकिन 0 नहीं करा पाता। लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल इतना कम कराता है कि वो 0 ही कर देता है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहने ही नहीं देता वो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम भले हुआ है लेकिन वो रहेगा यहाँ पर। तो जो E नेट यहाँ पर मटेरियल के अंदर आया है वो यहाँ पर बाहर से जो आपने अप्लाई किया था उससे यहाँ पर कम हो गया है। कम करने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय जाता है, वो E इंड्यूस को जाता है। तो ये सब हमने पहले भी देख लिया। और लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन के तौर पे हमने यहाँ पे देख लिया इसमें कि अल्टीमेटली चाहे कोई मटेरियल हो, अल्टीमेटली लास्ट में यही होना है। तो इसमें कुछ लाइन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन और डाइलेक्ट्रिक is kept in external electric field, then its dipole moment becomes non-zero. Material is said to be polarized. मटेरियल जो है पोलराइज्ड हो जाता है। ये सब टर्म्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं, बस इसको लिख दिया यहाँ पे। तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक, किसी भी तरीके का डाइलेक्ट्रिक हो, अब मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली उसमें नहीं जा रहा हूँ कि नॉन पोलर था, पोलर था, कुछ भी था, दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है, अलग अलग तरीके से पोलराइज होते हैं, लेकिन पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज हो जाने का क्या मतलब है कि उनके पास में डाइपोल मोमेंट आ जाता है जो पहले नहीं रहता है। पहले डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। नॉन पोलर में तो इंडिविजुअल का 0 होने की वजह से वो 0 0 जुड़ करके 0 हो जाते हैं, लेकिन पोलर में सभी का डाइपोल मोमेंट होता तो है, लेकिन रैंडमनेस होने की वजह से रैंडम वेक्टर्स बन जाते हैं, और रैंडम वेक्टर्स बन गए तो उनका जो समेशन है वो समेशन 0 हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें ले रहे हैं आगे, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्वालिटेटिवली हमने देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, उसको हमने किसी फील्ड में रख दिया, फील्ड में रखने के बाद में उसका एक डाइपोल मोमेंट वहाँ पे जनरेट हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं कि मटेरियल पोलराइज्ड हो गया है। लेकिन मैथमेटिकली भी हम पोलराइजेशन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैथमेटिकली पोलराइजेशन जो टर्म है इसका, यहाँ पे इसका मीनिंग, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज़ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो भी मटेरियल है उस मटेरियल में डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया है, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियस इसके जो डायरेक्शन होगी वो जो नेट डाइपोल मोमेंट है उस डायरेक्शन में रहेगी यहाँ पे। तो पोलराइजेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा नेट
डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर इसकी यूनिट देखें तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज इज कूलाम, कूलाम इनटू डिस्टेंस इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हो गया और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, तो जो यूनिट है वो हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर एक सिंपल से सिचुएशन लेकर के डाइपोल मोमेंट या पी वेक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो सपोज एक इस तरीके का मटेरियल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद में यहाँ पे चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इस तरीके से इसके सरफेस पे जनरेट हो गए। आप ध्यान रखो कि अभी हम जो मटेरियल ले रहे हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो होमोजीनियस है, दिस इज होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दैट इज़ होमोजीनियस, और होमोजीनियस का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें जो पोलराइजेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है यहाँ पर इसमें, और इसमें जो भी चार्ज था यहाँ पर पहले भी जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था तो चार्ज वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई नॉन यूनिफॉर्म तरीके का इसमें प्लस और माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म तरीके का नहीं था, इट इज़ कम्प्लीटली होमोजीनियस। तो अगर ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस इलेक्ट्रिक में ओनली सरफेस चार्ज इज इंड्यूस्ड। तो वैसे तो हमारे जेईई के सिलेबस वगैरह में ये सब उतना बताया नहीं जाएगा क्वेश्चंस में, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस केस में यहाँ पे सरफेस चार्ज इंड्यूस होता है। तो जब यहाँ पे होमोजेनियस इलेक्ट्रिक हो तो सरफेस चार्ज, और अगर नॉन होमोजेनियस हो, अगर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ हो, डाइपोल यूनिफॉर्मली जनरेट नहीं हुए हो, तो उस केस में बल्क में, बल्क का मतलब है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी डेंसिटी आएगी, यानी उसमें रो भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिग्मा है। तो इधर जो डेंसिटी है उस डेंसिटी को आप यहाँ पर बोल सकते हो दिस इज माइनस सिग्मा बाउंड, इधर बोल सकते हो प्लस सिग्मा बाउंड। ये जो एरिया है इस एरिया को आप ए के इक्वल अज्यूम कर लो, और सपोज ये जो लेंथ है इस लेंथ को आप एल के बराबर अज्यूम कर लो। तो जो डाइपोल है वो डाइपोल वैसे तो हर एक पार्ट में यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ये चाहे किसी भी तरीके का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। जस्ट मैं एक अलग डायग्राम यहाँ बनाया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हो जाते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर ही माइनस प्लस, अगर मैं थोड़ा लार्ज स्केल पे बनाऊँ तो माइनस प्लस इस तरीके से रहते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट है, अगर मैं छोटा सा एक वॉल्यूम यहाँ पर इसके अंदर लूँ, अगर मैं कोई भी छोटा सा वॉल्यूम लूँ इसके अंदर, सपोज मैंने कोई डेल्टा वी वॉल्यूम लिया, तो इस डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे और उन मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट होगा, तो कुछ ना कुछ डेल्टा पी डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। इन सारे डेल्टा पी का अगर मैं समेशन कर दूं, तो इन सारे डेल्टा पी का अगर मैं यहाँ पे समेशन कर दूं तो उससे मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं छोटे छोटे वॉल्यूम करूं इसके, तो छोटे छोटे वॉल्यूम के अंदर मुझे कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और उस छोटे छोटे वॉल्यूम का सपोज जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट डेल्टा पी के बराबर है। अगर आप इस डेल्टा पी को पूरे वॉल्यूम के लिए जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो, कुछ भी कर दो, उससे आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। लेकिन हम नेट डाइपोल मोमेंट इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे, हम कितने इस तरीके से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालते जाएं, उनको ऐड करते जाएं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा हमारे पास में। तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू फॉर नेट डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो पी वेक्टर है उस पी वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रहे हैं। हम बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम भूल गए कि बीच में कुछ है कि नहीं। यहाँ पर ये जो बीच का मटेरियल है, यहाँ पर इस बीच के मटेरियल में हम भूल गए कि कुछ है भी कि नहीं, लेकिन है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने दिखाया उस तरीके से यहाँ पर डाइपोल्स हैं, बीच में उनका डाइपोल मोमेंट है। कोई भी आप छोटा सा वॉल्यूम उठा लो, उस वॉल्यूम का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन इसी चीज़ को हम यहाँ पे किसके बराबर लेके चल देते हैं, अपने एक तरीके से चीज़ों को आसान बनाने के लिए, कि बस ये यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, और इन चार्जेस की वजह से क्या डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उस डाइपोल मोमेंट को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इसमें। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, उस नेट डाइपोल मोमेंट को आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो चार्ज आप कोई भी एक उठा लो यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज किसी भी एक चार्ज को ले लिया तो सिग्मा बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया,
ये तो हो गया चार्ज, और डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया एल, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, जो वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिया है ए एल। तो आप देखोगे यहाँ पे जो P है वो सिग्मा बी के बराबर आ गया। सिग्मा बी को मैं लिखता हूँ, सिग्मा बी यहाँ पर क्या है, सिग्मा बी इज बाउंड चार्ज डेंसिटी। और जब मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ तो एक तरीके से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरे वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उस डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का एक दूसरा वे राउंड यहाँ पर ये है कि हम चार्जेस को अज्यूम कर लें कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी, उससे हम डाइपोल मोमेंट यहाँ पर निकाल लें। या फिर दूसरा वे आउट जो मैंने यहाँ पर बताया था वो ये कि आप छोटे छोटे वॉल्यूम का यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकालते रहो, उसको ऐड करते जाओ, तो उससे भी आपको पी नेट मिलेगा। तो न्यूमेरिकली जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर ही आ रहा है। और अगर आप यूनिट भी यहाँ पर देखो तो यूनिट में भी कूलम पर मीटर स्क्वायर ही है, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो ये भी एक तरीके से चार्ज डिवाइड बाई एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सिग्मा बी। इनसे रिलेटेड एक और रिलेशन है, उस रिलेशन को अब यहाँ पर डायरेक्टली याद रखो, सिग्मा बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज P डॉट एन कैप। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर तो है पोलराइजेशन वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है एन कैप। एन कैप इज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर, ये सॉरी नॉर्मल टू द सरफेस, और नॉर्मल किधर लेना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करके बताऊँ तो अप्लाई इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो नॉर्मल वेक्टर ये है आउटवर्ड, और इस फेस पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है, और P का जो डायरेक्शन और P का डायरेक्शन तो यही रहेगा माइनस से प्लस की तरफ। तो अगर आप यहाँ पे राइट वाले फेस पे देखो तो राइट वाले फेस पे P और N एक ही डायरेक्शन में है, तो सिग्मा यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सिग्मा विल बी पॉजिटिव, P डॉट N विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो P और N अपोजिट है, तो P और N अगर अपोजिट है तो उस केस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो P डॉट N जहाँ पॉजिटिव हो गया वहाँ पर सिग्मा पॉजिटिव हो गया, P डॉट N जहाँ पर नेगेटिव हो गया वहाँ पर सिग्मा भी नेगेटिव हो गया। तो इस रिलेशन को भी याद रखा जा सकता है। तो वैसे पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, बस कुछ एक यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे, और जितना ही मैंने अब तक यहाँ पर लिखा है वो सब कुछ NCERT में भी अवेलेबल है। कुछ एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम और देखेंगे जो कि NCERT में उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं भी होंगी, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए वो प्रॉपर्टी भी हमारे लिए ज़रूरी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द पोलराइजेशन वेक्टर एंड ई वेक्टर। ई वेक्टर यहाँ पे क्या, उसको मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है, इट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। अब ये जो नेट वर्ड है, ये नेट वर्ड अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नेट हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं। तो एक तो हमने बाहर से अप्लाई किया होगा और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उन दोनों ने मिलकर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ये। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पी एंड डी? ऑब्वियस है कि पी और ई जरूर आपस में कुछ ना कुछ इनका रिलेशन रहेगा, क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो ई यहाँ पर है उस ई का कुछ ना कुछ रिलेशन एक्सटर्नल के साथ है, और अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया होता तो फिर पोलराइजेशन वेक्टर भी जनरेट नहीं होता। तो पोलराइजेशन वेक्टर जनरेट किसके वजह से हो रहा है, यहाँ पर हमने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे जो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ भी ज़रूर रहेगा। तो इस रिलेशन को डायरेक्टली हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी वाला ही रिलेशन है, उस रिलेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, एंड दिस इज काई। तो ये जो सिंबल यहाँ पर है, सिंबल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ ई वेक्टर। तो P और E का यहाँ पर एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिलेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर इसमें, जिसमें दिस इज काई and this chi is called electric susceptibility। susceptibility वर्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि what is its response,
ये मटेरियल जो है, इस मटेरियल का रिस्पॉन्स क्या है, कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना ससेप्टिबल है। तो कितना रिस्पॉन्सिव है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिव, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिव। तो जब भी मैं किसी मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, कोई भी मटेरियल यहाँ पर है, इस मटेरियल को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सटर्नल में रखा, तो हमें पता है कि फाइनली यहाँ पर ऐसा हो अगर कर देते हैं तो P फाइनली नॉन जीरो हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है तब तो P जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में P नॉन जीरो हो जाता है। लेकिन P नॉन जीरो तो हो जाता है, लेकिन क्या सभी मटेरियल में P सेम आएगा? अगर मैं यहाँ पे ग्लास का मटेरियल यूज़ करूँगा तो क्या ग्लास में उतना ही P जनरेट होगा जितना रबर में जनरेट हो रहा है, जितना प्लास्टिक में जनरेट हो रहा है? हर एक मटेरियल में जो P जनरेट होगा वो अलग अलग होगा। तो ये जो फैक्टर यहाँ पर है, इस फैक्टर को आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर जितना ज़्यादा होगा फॉर ए गिवन E, P उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ये फैक्टर काई जितना कम होगा फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, P उतना ही कम हो जाएगा। तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा अगर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, पोलराइजेशन कम होगा अगर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी उसकी कम है। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि मटेरियल जो है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख रहे हैं तो वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर मान लीजिए किसी के लिए काई जीरो है, सपोज जस्ट मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेता हूँ कि काई जीरो, तो काई जीरो इसका मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते रहो, उसका P हमेशा क्या बना रहेगा, जीरो बना रहेगा। तो ये बस मेजर कर रहा है कि उसका रिस्पॉन्स किस तरीके का है। और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी काई ऑब्वियसली कि मटेरियल पर डिपेंड करेगी और उसके साथ साथ ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो काई विल डिपेंड ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू ऑब्वियसली कि डिफरेंट होगी, मटेरियल एंड टेम्परेचर। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ जाती है। और रैंडमनेस अगर बढ़ेगी तो उसका जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन भी फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हो, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल इंक्रीज द रैंडमनेस। तो रैंडमनेस का पलड़ा भारी हो जाएगा, और जैसे ही ये थोड़ा ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, P को कम कराएगा, और फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कम हो गया होगा उसके लिए। तो जो भी यहाँ पर काई है, दिस काई विल डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। और काई के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखें, दिस इज डायमेंशनलेस। आप डायमेंशन वगैरह इसकी चेक करके देख सकते हैं, इट इज़ डायमेंशनलेस। लेकिन एक मैं यहाँ पर ये बताना सही होगा कि NCERT में अगर आप देखोगे, इन NCERT, जस्ट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, इन NCERT उन्होंने P डायरेक्टली यहाँ पर इसके बराबर दे रखा है, जो कि सही नहीं है। पहले जब डिफरेंट यूनिट्स चला करती थी, अभी तो ऐसे यूनिट्स में सारा काम होता है, तो पहले डिफरेंट गॉसियन यूनिट्स या जो भी CGS यूनिट्स होती थी उनमें काम होता था, और उसमें ये रिलेशन ट्रू था पहले। लेकिन ये जो ऐसा यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स के अंदर ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा, दिस इज़ नॉट ट्रू इन ऐसा यूनिट्स। और ऑब्वियस है कि सब कुछ हम ऐसा यूनिट्स में ही कर रहे हैं, और आई थिंक NCERT में हो सकता है थोड़ी मिसप्रिंट या भूल हो गई हो यहाँ पर लिखने में इसको, तो माइट बी देर इज़ ए मिस्टेक। तो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रू। जितने भी आप स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे, सभी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रिलेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस काई इंटू E। अगर आप ये रिलेशन, नीचे वाला रिलेशन लिखते हो, NCERT वाला रिलेशन, तो फिर जो काई होगा फिर वो ऑब्वियस है कि डायमेंशनलेस नहीं हो पाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें डायमेंशंस होनी चाहिए, बट ट्रुथ इज कि इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो नेक्स्ट इसके बाद में, तो नेक्स्ट है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक, गॉस लॉ फॉर दिस P वेक्टर। जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए गॉस लॉ डिफाइन करते थे, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिस तरीके से हम गॉस लॉ डिफाइन किया करते थे कि किसी क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन किया E डॉट ds एंड दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ डिटेल में, लेकिन अगर यही इसके लिए डिफाइन किया जाए P वेक्टर के लिए, तो P वेक्टर के लिए इसका जो इंटीग्रेशन आता है, अगर हम कोई क्लोज सरफेस लें
और इसे इंटीग्रेट करें उस क्लोज सरफेस पे पी डॉट डी एस निकालें तो दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाउंड। तो माइनस क्यू बाउंड के यहाँ पर ये इक्वल होता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका लिए मैं कोई डेरिवेशन और उसमें यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, इसको डायरेक्टली याद रखें। और इसका कहाँ पे कैसे यूज़ होगा अभी उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। तो पी डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाउंड। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि इस क्यू अलग से क्यू बाउंड क्यों लिखा गया। तो क्यू बाउंड चार्ज क्या होता है वो हमने समझ रखा है वहाँ पर। इसमें यहाँ पर जो क्यू है अब इसको समझना इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो ई डॉट डी एस है उस ई डॉट डी एस में जो क्यू आता है, अब इस क्यू को यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ये जो क्यू है अब ये क्या है। तो ये जो क्यू है वो हर तरीके का चार्ज है, क्यू ऑल इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ऑब्वियस है कि गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। और जो बाउंड चार्ज भी मैंने पी डॉट डी एस लिखा है वो भी गॉसियन सरफेस के अंदर की बात हो रही है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्यू ऑल का मतलब यहाँ पे क्यू बाउंड प्लस क्यू फ्री। क्यू फ्री को समटाइम्स एक्सट्रीनियस भी लिखा जाता है, या एक्सट्रीनियस ज़्यादा सही वर्ड है, और समटाइम्स उसको क्यू फ्री भी लिखा जाता है। लेकिन हमारे कोर्स में बहुत बार आप देखोगे फ्री चार्ज के ज़्यादा हम बात करते हैं, तो इसीलिए मैंने क्यू फ्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो क्यू फ्री या क्यू एक्सट्रीनियस। फ्री का मतलब जो चलने फिरने के लिए फ्री हो या कुछ इस तरीके का मतलब यहाँ पे लगता है। या फिर इसका एक मतलब आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि ये ऐसा चार्ज है जिसका सोर्स जो है वो सोर्स कोई एक्सटर्नल सोर्स है। और जो क्यू बाउंड है उसका सोर्स क्या है कि जो मटेरियल आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो वो मटेरियल के अंदर चार्जेस जो हैं थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं या जो भी इंड्यूस हो जाते हैं उसको हम बाउंड चार्ज बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक जगह पे क्यू चार्ज है एक जगह माइनस क्यू चार्ज, कुछ उस तरीके से रहता है। और आपने बीच में कोई यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें रख दिया, बाद में हम इस तरीके के बहुत सारे केसेस देखने वाले हैं। तो ये जो क्यू और माइनस क्यू चार्जेस हैं, ये जो क्यू और माइनस क्यू चार्जेस हैं एक तरीके से ये फ्री चार्जेस हैं, ठीक है। और इन फ्री चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मटेरियल है ये मटेरियल पोलराइज हो जाएगा। तो इसके पास में फिर कुछ इस तरीके से चार्जेस यहाँ पर माइनस प्लस करके आ जाएंगे। तो जो माइनस प्लस करके जो चार्जेस के पास में आए वो हो गया इसके बाउंड चार्जेस। तो बाउंड चार्जेस और यहाँ पर ये फ्री चार्जेस, कुछ इस तरीके का मतलब हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और इसका मतलब समझ में आता जाएगा। तो क्यू बाउंड और क्यू फ्री, उसको क्यू एक्सट्रीनियस बोल देते हैं। एक्सट्रीनियस वर्ड का मतलब होता है जिसका ऑरिजिन एक्सटर्नल हो, तो एक्सटर्नल ऑरिजिन हो जिसका, इस तरीके के चार्जेस को एक्सट्रेनियस चार्ज बोल देते हैं। तो क्यू फ्री या क्यू एक्सट्रेनियस। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्यू फ्री और क्यू बाउंड के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को अगर यहाँ पर देखें तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए। क्योंकि जब क्यू फ्री होगा, फ्री चार्जेस अवेलेबल होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उसके वजह से बाउंड चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो क्यू बाउंड और क्यू फ्री का जरूर आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि क्यू फ्री जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही बाउंड चार्ज डेवलप होने के चांसेस लगते हैं। तो कैसे इनका रिलेशन यहाँ पे निकाला जाए उसको देखते हैं। तो मैं इस रिलेशन का यहाँ पर यूज़ करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। पी डॉट डी एस, ये हमने देखा दिस इज इक्वल टू क्यू बाउंड। LHS को सॉल्व करते हैं। P किस जगह पर, आप यहाँ पर P को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट दिस काई इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो E डॉट डी एस है इसको आप कॉमन निकालो। जो E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू ऑल यानी कि क्यू बाउंड प्लस क्यू फ्री डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये सारा जो है वो माइनस क्यू बाउंड के इक्वल। तो काई, क्यू बाउंड और क्यू फ्री, इनके टर्म्स में ये सारी इक्वेशन चल रही है। यहाँ से आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन आपको फाइनली यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिस इज क्यू बाउंड, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव काई ई प्लस 1 प्लस काई ई क्यू फ्री। तो जो भी क्यू फ्री अवेलेबल है उस क्यू फ्री से इतना बाउंड चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। ये जो रिलेशंस यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब लास्ट में हम लोग कैपेसिटर के साथ में डाइलेक्ट्रिक को पढ़ेंगे, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम जो बना रखा है
इस डायग्राम को ही हम बाद में ज़्यादा पढ़ने वाले, इस तरीके के जो डायग्राम्स हैं। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं, उसका क्या यूज़ होता है क्या नहीं होता है, तो जब हम उनको उनके साथ में पढ़ेंगे तो आपको जितने भी ये सब जो हम देख रहे हैं उनके यूजेस समझ में आ जाएंगे। तो ज़रूर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर हम इनको समझ जाते हैं थोड़ा, तो बाद में हमारी लाइफ थोड़ी इससे आसान हो जाएगी। जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक का सवाल है, हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चन से आपको इनका आइडिया मिल जाएगा। तो इन जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को देख करके कोई बहुत ज़्यादा घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है इनसे। तो नेक्स्ट ले रहे हैं आगे डी वेक्टर, ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो डी वेक्टर होता है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भले ही नहीं होता हो, लेकिन कैलकुलेशंस में बहुत काम में आता है। इसका जो रेलेवेंस है, बस वो रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस बस कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस इज लिमिटेड टू कैलकुलेशंस ओनली। और जब भी कोई मीडियम आ जाता है, कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाता है, तो उस केस में ये कैलकुलेशंस में हमारी काफ़ी हेल्प कर देता है। एक तरीके से हेल्पिंग वेक्टर भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें हमें वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स इससे रिलेटेड यहाँ पर हम फटाफट देख लेते हैं। हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ होता है E डॉट डी एस, वो इसके बराबर हो जाता है Q, उसमें Q सब कुछ हो जाता है, Q बाउंड Q फ्री सब मिला करके होता है। अगर आप एप्सिलॉन नॉट को इधर की तरफ लेके चलो, थोड़ा इसमें मैं अब मैनिपुलेशंस कर रहा हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट E डॉट डी एस, दिस कैन बी रिटन एज Q बाउंड प्लस Q फ्री। और हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा हुआ है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर का जो गॉस लॉ होता है वो इसके बराबर हो जाता है P डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस Q बाउंड। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में Q बाउंड की जगह पे अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, थोड़ा और रीअरेंज करें यहाँ पर इसको, तो लेट अस रीअरेंज फर्दर। तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, दोनों इंटीग्रेशंस को आपस में मिला लिया। अब इसमें यहाँ पर ये जो टर्म बन रही है, दिस टर्म, इस टर्म को एक नए वेक्टर से यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, और नए वेक्टर से रिप्रेजेंट करने के बाद में नाउ इट विल बिकम, नया वेक्टर उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वेक्टर डी डॉट डी एस, तो एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये डी वेक्टर का गॉस लॉ है। तो वेक्टर डी वेक्टर का गॉस लॉ डी डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू Q फ्री। डी यहाँ पर किसको डिफाइन किया गया है, तो डी इज एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। तो दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज कॉल्ड डी वेक्टर। जैसे आप देख सकते हो कि इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो इसका कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस दिख नहीं रहा है, बस एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन गया है। लेकिन मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन बड़े काम का है, और इससे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं जब मटेरियल की बात वहाँ पे आ जाती है। कैसे कर पाएंगे, जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें देखेंगे वहाँ पे। लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे डी इज़ इक्वल टू दिस, ये जो डी वेक्टर है वो इसके बराबर है। फर्दर अगर मैं इस डी वेक्टर को लिखूँ आगे, तो दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस, और p के जगह पर आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट दिस काई इंटू ई। फर्दर आप इसको आगे लेके चलो, तो एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस दिस काई इंटू ई। और ये जो 1 प्लस काई यहाँ पर जो टर्म आ रही है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन नॉट के ई या तो के से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के या एप्सिलॉन आर जो भी है वो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन आर जो है उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर या के, और ऑल्सो नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम और मटेरियल जो भी हम बात कर रहे हैं। और जो के है वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको ध्यान में रखेंगे इस रिलेशन को।
और अगर मैं इस रिलेशन को ध्यान में रखूँ तो हमने प्रीवियस पेज पे जो बाउंड चार्जेस कैलकुलेट किए थे तो उसको आप के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और ज़्यादातर हम के को यूज़ करते हैं, हम काई को इतना यूज़ नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स में, हम के यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो काई के जगह पे आप के -1 रख सकते हो, तो काई की जगह पर अगर आप के -1 रख लो तो प्रीवियस पेज पे क्यू बाउंड काई की जगह पे आप के -1 रखो, तो k -1 डिवाइड बाई के बचेगा यहाँ पे एक तरीके से -1 - 1/k इंटू क्यू फ्री। तो आप k के टर्म्स में इसको ज़्यादा याद रखो, यहाँ पर क्यू बाउंड का जो एक्सप्रेशन है उसको, जो d का एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहा है उसको आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन के बराबर हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो एप्सिलॉन। तो d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इंटू ई, या फिर एप्सिलॉन नॉट k इंटू ई। तो ये जो रिलेशंस यहाँ पर आ रहे हैं, ये d के रिलेशंस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब आप यहाँ पे d का इंटीग्रेशन करते हो तो d के इंटीग्रेशन में इधर आपको सिर्फ यहाँ पे कौन सा चार्ज चाहिए, क्यू फ्री। तो बहुत बार ऐसा होगा या ज़्यादातर समय ऐसा होगा कि आपको क्यू फ्री पता होगा लेकिन क्यू बाउंड पता नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो, ये ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जो हमारा गॉस लॉ होता था, अगर आप उसका यूज़ करते हो तो उसका यूज़ करने में होता है यहाँ पर यह है कि आपको पूरा चार्ज चाहिए, हर तरीके का चार्ज, क्यू ऑल चाहिए, उसमें क्यू बाउंड है, क्यू फ्री, सब कुछ चाहिए वहाँ पर। लेकिन जब आप डी का इंटीग्रेशन करते हो तो उसमें सिर्फ आपको क्यू फ्री चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम डी यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से डी कैलकुलेट करना आसान होता है, और एक बार हम डी यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं और डी का यूज़ करके हम ये जो रिलेशन है इस रिलेशन का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम डी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर, और इस बेनिफिट को यूज़ करके वी कैन डायरेक्टली फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप चाहो तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को अपने हिसाब से आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि डी डॉट डी एस है, डी को आप चाहो तो लिख लो कि दिस इज एप्सिलॉन नॉट के, ये सब चीज़ें तो बाहर आ जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट के ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू क्यू फ्री। बस डी को ही आपने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, डी की जगह पे आपने एप्सिलॉन नॉट के ही लिख दिया यहाँ पर इसके अंदर। तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू फ्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो। समटाइम्स पीपल कॉल इट एज, या बुक्स में आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो जनरली मीडियम के केसेस में हम इसका बहुत यूज़ करेंगे, जहाँ पे मीडियम्स हमें दिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, इस अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज़ काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सिंपल बना देगा हमारे लिए यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ कौन सा क्यू रखना पड़ेगा, ओनली क्यू फ्री, हमें टोटल क्यू वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मटेरियल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस मटेरियल इज़ होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये एक स्फेरिकल लेयर के फॉर्म में है जिसकी इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी के बराबर है, और इसके जो इनर सरफेस है उस इनर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल है, हमने वहाँ पर इसको चिपका रखा है इस पॉजिटिव चार्ज को। तो जैसे यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इनर सरफेस ऑफ द लेयर। तो जो ए रेडियस वाली लेयर है उसके ऊपर वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज द एक्सट्रेनियस चार्ज और फ्री चार्ज। इस फ्री चार्ज के वजह से जो बाउंड चार्जेस डेवलप होंगे, जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो बाउंड चार्जेस होंगे यहाँ पर। तो एक तरीके से क्यू यहाँ पर फ्री चार्ज का रोल प्ले करेगा, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो भी डिफरेंट रीजन्स हैं, उन डिफरेंट रीजन्स में वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो रीज़न है वो कौन कौन से रीज़न यहाँ पर बन जाएंगे, एक तो रीज़न यहाँ पर हो जाएगा कि सबसे अंदर वाला रीज़न r लेस देन a। तो r लेस देन a वाला जो रीज़न है, इस रीजन में अगर आप एक गॉसियन सरफेस लेते हो, तो लेट अस टेक अ गॉसियन सरफेस इन दिस रीजन। तो इस रीजन में अगर मैं एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेता हूँ, तो उस गॉसियन सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा, और जो भी डी वेक्टर होगा, क्योंकि डी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड ही होते हैं, उसमें कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। तो डी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में पैरेलल ही होते हैं। क्या रिलेशन होता है यहाँ पे डी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में? तो दिस इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। डी वेक्टर इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई वेक्टर। तो डी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में पैरेलल रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जीरो है तो डी जीरो होगा, या डी जीरो है तो ई जीरो होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो सबसे यहाँ पर आर रीजन ए वाला पोर्शन है, अगर मैं वहाँ पर देखूँ तो अगर कोई डी या ई एग्जिस्ट करेगा तो वो इस तरीके से रेडियल ही होना चाहिए बाय सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फ्रॉम दिस डी डॉट डी एस, क्यू फ्री वगैरह तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो क्यू तो किसी भी तरीके का क्यू जीरो इसके अंदर तो, और डी डॉट डी एस, तो डी डॉट डी एस हो जाएगा डी इंटू 4πr², दिस इज इक्वल टू 0 एंड डी इज इक्वल टू 0। तो उससे ई भी यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा 0। तो अंदर के पॉइंट्स पे आर लेस देन ए पे कोई डी या ई यहाँ पर नहीं होगा। अब बीच वाले रीजन में आते हैं। यहाँ पे बीच वाला रीजन यहाँ पर कहने का मतलब हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी वाला जो रीजन है उसमें डायलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पता है वहाँ पे। तो क्योंकि इस रीजन के अंदर डायलेक्ट्रिक है तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, डायलेक्ट्रिक होने की वजह से डी कैलकुलेट करेंगे और डी से फिर आप ई कैलकुलेट कर सकते हो। तो वी विल फाइंड डी एंड यूजिंग डी वी कैन फाइंड ई। तो मैंने एक गॉसन सरफेस यहाँ पे तैयार कर लिया है। उस गॉसन सरफेस का यूज़ करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, उससे हम डी पता कर लेंगे यहाँ पर। इसमें अगेन जो भी डी ई जो भी होगा वो यहाँ पे इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड लिया जा सकता है। तो इस तरीके से रेडियल होना चाहिए जिससे डी और जो डी एस है वो हर जगह पे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। जैसे अब तक हमने गॉस लॉ अप्लाई किए हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर ये होना चाहिए। तो डी डॉट डी एस, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर इसके अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज कौन सा लिया जाता है, चार्ज सिर्फ फ्री चार्ज लिया जाता है। तो इसके अंदर जो भी फ्री चार्ज है वो तो यहाँ पर इस इनर सरफेस के ऊपर क्यू है यहाँ पर ऑलरेडी। तो डी डॉट डी एस सिंपली क्या हो जाएगा, डी इंटू 4πr², और यहाँ पे सिर्फ क्यू आ जाएगा और डी की जो वैल्यू होगी वो डी की वैल्यू हो जाएगी क्यू डिवाइडेड बाय 4πr²। और एक बार मुझे डी मिल गया यहाँ पे, तो डी मिल गया तो अभी ई मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के। तो वो रखेंगे यहाँ पे, तो क्यू डिवाइड बाय 4πε0 kr²। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, उस रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं बिल्कुल बाहर वाले रीजन में। तो जो बिल्कुल बाहर का रीजन है नंबर 3, दैट इज़ आर ग्रेटर देन बी। तो अगेन एक गॉसन सरफेस यहाँ पर इसके लिए बना लेते हैं। तो गॉसन सरफेस फॉर आर ग्रेटर देन बी, तो लेट अस मेक अ गॉसन सरफेस। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा आपके बार जिससे कि ये फिट हो जाए। तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी गॉसन सरफेस मैंने यहाँ बनाई है उस गॉसन सरफेस पर जो भी डी या ई होगा वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा। ये बात थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर इस चीज़ को लेके हम कर लेते हैं कि डी का बेनिफिट हमें यहाँ पर हो क्या रहा आखिर, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डी वेक्टर हियर। तो जैसे इससे पहले का जो मैंने पार्ट यहाँ पे किया है उससे मैंने यहाँ पर ये गॉसन सरफेस बनाई, और ये जो गॉसन सरफेस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसमें, तो इस गॉसन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो हमको पता होना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में गॉस लॉ लिखता हूँ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हो ये रहा है कि ये चार्ज तो क्यू हमको पता है, जो इनर सरफेस पे जो क्यू हमने फ्री दे रखा है वो पता है हमको, लेकिन ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के अंदर बाउंड चार्ज डेवलप हो गए होंगे, इंड्यूस चार्ज डेवलप हो गए होंगे। अब वो इंड्यूस चार्ज कितना है मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मुझे पता भी नहीं है, और मैं पता कर सकता हूँ अगर कुछ उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूलेज यूज़ करूँ, लेकिन उसको बिना पता किए, बाउंड चार्ज बिना पता किए मैं क्यू फ्री के टर्म्स में क्यों ना डी निकाल लूँ, और डी निकाल के फिर मैं क्यों ना ई निकाल लूँ। तो इसीलिए हमें डी का यहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप यही सबसे लास्ट वाले पार्ट पे आओ तो सबसे लास्ट वाले पार्ट में अगर मैं डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही अगर इसको यूज़ कर लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ गॉस लॉ को, तो इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है जी, तो टोटल कितना चार्ज है यहाँ पे, तो जो क्यू चार्ज हमने दिया वो तो है। अब ये जो मटेरियल यहाँ पर है ये मटेरियल एक तरीके से न्यूट्रल है, मटेरियल इज़ न्यूट्रल, भले उसमें बाउंड चार्जेस आ गए हों लेकिन जितना नेगेटिव आएगा उतना पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं बाहर के लिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही अगर लगा लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर वाले के लिए आप कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी उस तरीके की।
यानी आप सिंपली ये लिख सकते हो कि E इंटू 4πr², दिस इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे आपको E मिल जाएगा, E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन इंटू r²। या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन D का है, तो यू कैन ऑल्सो राइट कि D इंटू 4πr², दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी यहाँ पे सिर्फ Q आएगा, दिस इज ओनली Q, और वही Q फ्री भी है। D की वैल्यू आप देखोगे तो वही बाहर भी आ रही है, Q/4πr², जो अपने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है। और अब की बार अगर आप D लिखोगे तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KE हो जाएगा, और K की वैल्यू या जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वैक्यूम के लिए वो 1 के बराबर होता है, तो ये सिंपली एप्सिलॉन नॉट इंटू E हो जाएगा। और E निकालने के लिए आपको D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा। तो अगर आप D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट करोगे तो आप देखोगे वही आंसर आपको E का मिल जाएगा जो आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप E का भी यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कैलकुलेशन करते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर बेटर यही है कि आप D का यूज़ करो, और D का यूज़ करके आप फिर फर्दर आप E के कैलकुलेशन कर लो उससे।